जो कि बीजेपी खेमे से आ रही है। एक तरफ प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें 29 सीटों पर तैयार नामों के पैनल पर आखिरी चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी के भीतर से बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। पहले विदिशा के नेता ने शिवराज का स्वागत करते हुए साधना सिंह का विरोध कर दिया और फिर राजगढ़ से बीजेपी सांसद रोडमल नागर के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो विरोध जो है वो भीतर का अब शुरू भी हो चुका है और खुलकर ये विरोध सामने आ रहा है। इन सभी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भोपाल और न्यूज रूम से दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, भोपाल से हमारे साथ इस वक्त संदीप भामरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक, आप ही के पास हम आते हैं। विवेक, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो कि बहुत संयम से चलती है, लेकिन अब की अगर बात कर ली जाए तो काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक जारी है, जिसमें प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी ने रायशुमारी के आधार पर सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक नाम से लेकर 4 से 5 नामों का पैनल तैयार हो चुका है। इसके साथ इसमें मौजूदा सांसदों और बदलाव के बाद संभावित नामों के पक्ष और विपक्ष में मजबूत तथ्यों को शामिल किया गया है और बैठक में इस लिस्ट को सीटवार रखा जाएगा ताकि जीतने वाले नामों पर चर्चा की जा सके। खबरों की माने तो कुछ वक्त पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, सुहास भगत ने रायशुमारी की और अब आज चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद हैं। यहां सभी 29 सीटों पर चर्चा के बाद केंद्रीय चुनाव समिति पर अंतिम फैसला छोड़ दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। कहीं कार्यकर्ता वर्तमान सांसद की खिलाफत कर रहे हैं, कहीं बड़े चेहरों की दावेदारी से नाराज बीजेपी के नेता खुद ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी में बगावत के सुर इस बार खुद के गढ़ विदिशा में उठे हैं और विरोध हुआ है शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह का। बड़ी बात यह है कि विरोध करने वाले नेता रवीश कुमार चौहान शिवराज सिंह के रिश्तेदार हैं। रवीश कुमार का कहना है कि शिवराज के अलावा कोई और विदिशा से चुनाव लड़ेगा तो मैं अपनी दावेदारी रखूंगा, चाहे वो साधना सिंह ही क्यों ना हो। रवीश कुमार चौहान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और उनका ये कहना है कि साधना सिंह पूरे प्रदेश की नेता हैं, इसीलिए उन्हें किसी टफ सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि विदिशा से तो कोई भी कार्यकर्ता चुनाव जीत जाएगा। रवीश कुमार के विरोध पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि टिकट पर सब सहमत हो ये संभव नहीं, हर सीट पर कोई ना कोई तो विरोध करता ही है। दावेदारी निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग लोग कह रहे हैं कि साधना सिंह को उम्मीदवार होना चाहिए विदिशा से। साधना सिंह जी का चूंकि नाम आ रहा है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं और शायद वो स्वयं भी अगर चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भी वहाँ से दावेदारी प्रस्तुत की है विदिशा क्षेत्र से। हम लोग भी चूंकि किसान परिवार से है और विगत 30 वर्षों से बुधनी विधानसभा और विदिशा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना दावा विदिशा लोकसभा क्षेत्र से किया है। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेगी और जहां तक साधना सिंह जी का सवाल है, चूंकि वो पूरे प्रदेश के नेता रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो विदिशा छोड़ के कहीं प्रदेश में किसी भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जो कि बहुत टफ हो, चाहे कमलनाथ जी का क्षेत्र हो, चाहे सिंधिया जी का हो, वो वहाँ से लड़न तो वहाँ से जीत सकती हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, और विदिशा में तो कोई भी कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है। अच्छा, यहाँ पर हमेशा देखा विदिशा का उपयोग किया गया है, पैराशूट की तरह उम्मीदवार उतार दिया गया है यहाँ पर, तो इस बार कार्यकर्ता सोच रहा है उनके बीच का कोई उम्मीदवार हो? अगर कोई बाहरी उम्मीदवार आता है तो ये मान के चलिए कि हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ कि बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा। अगर शिवराज सिंह जी वहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो स्वागत है और हम पूरे विदिशा क्षेत्र के लोग उनका स्वागत करते हैं और वो भारी बहुमत से जीतते हैं। अगर इसके अलावा साधना सिंह जी भी चुनाव लड़ते हैं तो हम अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और हम वहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। साधना सिंह जी अगर चुनाव लड़ती है, पार्टी ने टिकट दिया, तब भी क्या ये बात रहेगी आप? नहीं, हम विचार करेंगे, चूंकि साधना सिंह जी को भी चाहिए कि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो समाज के हर समाज का जो व्यक्ति है जो पार्टी में काम कर रहा है, बीजेपी में काम कर रहा है, उन्हें चाहिए कि वो समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं और जिताएं
और वो तो जिताने लायक व्यक्ति हैं। उन्हें चाहिए कि वो प्रदेश में 2-4 करार समाज के लोगों को टिकट दिलाए और उन्हें जिताएं। तो ये रवीश कुमार चौहान साहब है, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, बुधनी में संस्कृति क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत है, लेकिन साधना सिंह जी वहां से चुनाव लड़ती है तो रवीश चौहान भी यहां से अपना दावा पेश करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन लवनीत के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। सीट ऐसी होती है जो सर्वसम्मति से होते 100% लोग जब क्षेत्र के कहें, ऐसी कोई सीट है? कोई नहीं होते। नहीं, ये तो लोकतंत्र में चलता है, सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन विदिशा जैसी सीट पर इस तरह से सामने आना, विरोध होना, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, ये सबसे सुरक्षित सीट कही जाती है, अनुशासित पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट पर ही विरोध अभी भी सुरक्षित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो विदिशा के अलावा राजगढ़ से भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी सांसद रोडमल नागर के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और आला कमान के सामने विरोध दर्ज कराने के लिए बीजेपी ऑफिस में जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर राजगढ़ सीट से रोडमल नागर को दोबारा टिकट दिया जाता है तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर भाई साहब, रोडमल नागर सांसद का टिकट कटना चाहिए। क्या कारण क्या है? भाई साहब, 5 साल में किसी से भी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिला है, सिर्फ टैंकर और एक 3 टप्पा लगाते रहे, उसमें उनका काम चलता रहा। कमीशन खोरी है, किसी से पुराने कार्यकर्ता है भाई साहब, अभी तक किसी से नहीं मिल पाया, पहचानता नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ आपको कौन हो, ताकि भाई साहब उसका बहुत हमने सहयोग किया है, इसलिए उसका टिकट चेंज होना चाहिए। और उस वक्त विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी के लिए 29 सीटें जीतना तो एक बड़ी चुनौती होगा ही, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर विरोध शुरू हो चुका है सीटों को लेकर, सबसे पहले बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगा कि ये जो डैमेज होगा इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। देखिए, लोकसभा क्षेत्र में विरोध होना स्वाभाविक बात है और जो मौजूदा सांसद है उसमें से बीजेपी के अधिकतर सांसद इस वक्त है और 26 सांसद बीजेपी के हैं, तो विरोध होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिस स्तर पर विरोध हो रहा है वो बीजेपी में कभी देखा नहीं गया, चाहे वो रोडमल नागर की बात करें, विदिशा से संभावित प्रत्याशी की बात करें या फिर भोपाल में स्थानीय उम्मीदवार की मांग, तमाम जो विरोध है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ यही है कि जो सुरक्षित सीटें हैं बीजेपी की, वो कहीं न कहीं अब बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लगता है कि हर बार की तरह पैराशूट से यहाँ पर प्रत्याशी खड़े कर दिए जाते हैं, बड़े नेताओं को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है और स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो ठगा हुआ महसूस करता है। क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव था उसमें भी विरोध हुआ था और उस दौरान विरोध की जो परिणति ये रही कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कई जगह पर बागी लोग जो है चुनाव मैदान में उतर गए और उसके कारण कुछ सीटें जो है बीजेपी हार गई और सत्ता से बेदखल हो गई। यही कारण अब विधानसभा के बाद लोकसभा में देखने को नहीं मिलना चाहिए और इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझकर कदम रख रही है। लेकिन विरोध जरूर हो रहा है और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, रायशुमारी के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, कुछ सिफारिश के आधार भी दिए जाएंगे। लेकिन विरोध को कैसे थामा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने है। और आज पहला दिन है और पहले दिन ही सभी 29 सीटों पर नामों पर मंथन होगा। ऐसे में बीजेपी दफ्तर में जहां मंथन चल रहा है और बाहर विरोध हो रहा है, तो इसको देखकर कहीं न कहीं अंदर जो बैठे लोग हैं वो इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि स्थानीय लोगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो टिकट कटना है वो निश्चित तौर पर कटेगा और जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर जो है टिकट पर मंथन होना जरूरी है और इसीलिए पिछले दिनों रायशुमारी भी हुई थी। लेकिन रोडमल नागर की हम बात करें जिनका खुलकर विरोध हो रहा है, संभवतः उनको टिकट इस बार राजगढ़ से नहीं मिलेगा, ये जो है बीजेपी के सूत्र बताते हैं। विदिशा की बात करें तो यहाँ पर जो टिकट मिलना है ये शिवराज सिंह चौहान की पसंद और नापसंद के आधार पर यहाँ पर टिकट तय होगा। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, क्योंकि मौजूदा जो सांसद है सुषमा स्वराज, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने से अभी इनकार कर दिया है।
तो यहाँ पर या स्थानीय प्रत्याशी उतारा जाता है या फिर किसी बड़े नेताओं को यहाँ से एडजस्ट किया जाता है। ये एक आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अन्य सीटों की बात करें तो सतना में गणेश सिंह का विरोध हो रहा है, वीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री है उनका विरोध जो टीकमगढ़ में हो रहा है, प्रहलाद पटेल का विरोध दमोह में हो रहा है, जो होशंगाबाद से सांसद है राव उदय प्रताप उनका भी स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। तो विरोध हर जगह है। नंद कुमार सिंह चौहान जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनका खंडवा में खुद अर्चना चिटनीस विरोध कर रही है। तो विरोध की खबरें हर जगह हैं, कुछ खुलकर विरोध कर रहे हैं, कुछ मिलकर विरोध कर रहे हैं नेताओं से। लेकिन इस विरोध के साथ साथ एक बात देखनी होगी कि 26 सीटों पर कब्जा बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती बीजेपी के सामने यह भी है कि विधानसभा चुनाव में हार जो मिली है उसके बाद जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं उतनी ऊर्जा के साथ काम नहीं करेगा। तो कार्यकर्ताओं को लेकर भी चलना पड़ेगा, देखने को मिलेगी। लेकिन विवेक, एक बड़ी चुनौती ये भी होगा, कहा जा रहा है 29 जो नाम है, 29 जो सीटें हैं उन पर नाम लगभग फाइनलाइज हो चुके हैं, बस ये नाम आगे बढ़ाने की अब देरी है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कुछ नए चेहरे हैं जिनको इस बार मौका दिया गया है। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए हैं कहीं ना कहीं उन पर ही विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या जो नए चेहरे हैं उनको पूरी तरीके से भुना पाएगी बीजेपी? और इसके साथ जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे होंगे शायद उन्हें भी टिकट मिल जाए, उनका विरोध किस तरीके से शांत कर पाएगी बीजेपी? देखिए 2014 के चुनाव में हमने देखा था कि अधिकतर सीटों पर नए लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था। यहाँ तक कि कई सीटों पर तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को सांसद का टिकट दे दिया था और वो जीते भी थे चुनाव। जो रीति पाठक है उनको जब सीधी से टिकट दिया गया था तो साफ तौर पर उनकी राजनीति में और बीजेपी में कोई बहुत बड़ी दखलंदाजी नहीं थी, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया। ऐसे कई लोग हैं, तो इस बार भी ऐसे प्रयोग देखने को मिलेंगे। लेकिन कितने सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो संघ का सर्वे था, बीजेपी का सर्वे था, उसमें अधिकतर विधायकों के टिकट कटने थे और ये सिफारिश भी की गई थी, लेकिन उतने पैमाने में टिकट नहीं कटे और उसका खामियाजा ये हुआ कि बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई। अब कुछ ही महीनों बाद जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो फिर ऐसे ही सिफारिशें हैं, ऐसे ही सर्वे की रिपोर्ट है और ऐसे में भी यदि सांसदों के टिकट नहीं काटे जाते तो वही परिणाम जो विधानसभा में हुआ वो लोकसभा में देखने को मिलेगा। और लोकसभा के सीटों को हम यदि विधानसभा के परिणाम के अनुसार देखें तो महज 17 सीटों पर बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। वर्तमान में भले ही 26 सीट हो, लेकिन विधानसभा परिणाम के अनुसार 17 सीटों पर बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को 26 सीटों पर कब्जा बरकरार रखना एक चुनौती है। दूसरा, जो स्थानीय जो सांसद यदि उसको रिपीट किया जाता है तो उसको जिताने की गारंटी भी बीजेपी के नेताओं को लेनी पड़ेगी, उसको जिताकर जो है पार्लियामेंट भेजने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि विरोध जो हो रहा है वो विरोध वहां का स्थानीय कार्यकर्ता कर रहा है। वो कार्यकर्ता यदि विरोध कर रहा है तो ये पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा था, वो घर से निकले ही नहीं पार्टी के काम करने के लिए और इसीलिए पार्टी को नुकसान हुआ। तो यदि ये कार्यकर्ता विरोध करता है स्थानीय स्तर का तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो काम नहीं करेगा, तो फिर चुनाव में कैसे बीजेपी जीतेगी? तो ये सब सारी चीजें चुनौतियां हैं। प्रत्याशी चयन एक अलग बात है, लेकिन विरोध को दबाना, विरोध को कम करना और उनको मनाना एक बड़ी चुनौती है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया। लेकिन लोकसभा में एक बड़ी चुनौती इन नेताओं के सामने होगी, क्योंकि अब सत्ता में नहीं हो तो आपके धाक दबाव में भी कोई काम नहीं करेगा, आपसे सुनेगा भी नहीं आपकी। इस तरीके से साधना सिंह का विरोध अभी रवीश चौहान कर रहे थे, ये उन्हीं के परिवार के सदस्य कहे जाते हैं, लेकिन वो खुल के विरोध कर रहे हैं साधना सिंह का। साधना सिंह को टिकट देना या नहीं देना ये पार्टी तय करेगी। सीधे तौर पर जो विरोध सामने आ रहे हैं, विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं, वो बीजेपी को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द बीजेपी को इस पर काम करना होगा और कहीं ना कहीं डैमेज इससे ना हो, इसको पहले से कंट्रोल करने की जरूरत यहां पर सीधे महसूस हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए दिल्ली में और एमपी की 29 सीटों पर चर्चा के लिए भोपाल में चुनाव समिति की बैठक कर रही है। तो आपको एमपी की 27 सीटों पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट हम बताते हैं। इस लिस्ट में हम आपको 27 सीटों पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम बता रहे हैं। एमपी और छिंदवाड़ा और रतलाम झाबुआ सीट पर बीजेपी अभी भी मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है। वो लिस्ट बताते हैं जो पैनल में शामिल नाम है। तो ग्वालियर से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जो है माया सिंह बताई जा रही है, जो कि यहां पर से संभावित उम्मीदवार बीजेपी की हो सकती हैं। इसके अलावा अनूप मिश्रा भी नाम सामने निकल के आ रहा है ग्वालियर से। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सामने है, जो कि उम्मीदवार यहां से हो सकते हैं। ये वो नाम हम बता रहे हैं जो कि संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मुरैना से भी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम संभावित उम्मीदवारों में निकल के सामने आ रहा है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा वीडी शर्मा का नाम भी मुरैना में सामने निकल के आया है।
तो ये वो लिस्ट जो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। भोपाल की भी अगर बात करी जाए तो वीडी शर्मा यहां से भी संभावित उम्मीदवार जो है बताए जा रहे हैं, नाम उनका यहां पर से भी सामने आया है। इसके अलावा आलोक संजर का नाम भी सामने निकल के आ रहा है। भिंड की अगर बात कर ली जाए तो अशोक अर्गल उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के संभावित, यहां पर से अशोक अर्गल का नाम सामने आया है। इसके अलावा संध्या राय का नाम भी यहां पर से संभावित उम्मीदवार जो है संध्या राय भी यहां पर से हो सकते हैं। इसके अलावा भिंड की अगर बात कर ली जाए तो अशोक अर्गल का नाम यहां पर से सामने निकल के आया है जो कि उम्मीदवार हो सकते हैं, और संध्या राय भिंड से। तो संभावित लिस्ट की बड़ी बातों की अगर बात कर ली जाए तो लिस्ट की माने तो इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदली जा सकती है, और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल की सीट बदलने के भी आसार जो है नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें विदिशा से शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को टिकट मिलने की संभावना है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं सीधी, रीवा, जबलपुर, मंदसौर में वर्तमान सांसद को फिर से टिकट मिलने के आसार। करीब 10 सीटों पर वर्तमान सांसदों के टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं। 5 से 6 सीटों पर नए चेहरों को आजमाने की तैयारी में संगठन नजर आ रहा है। इसके अलावा छिंदवाड़ा और रतलाम, झाबुआ में अभी तक चेहरे की तलाश। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। इस बार नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। नरोत्तम ने सीएम कमलनाथ को पुराना खिलाड़ी बताते हुए कहा कि वो दिग्विजय सिंह को निपटाना चाहते हैं। दिग्विजय सुपर सीएम बनकर घूम रहे हैं, ये बात कमलनाथ को बुरी तो लगती ही होगी। आप सुनिए खुद नरोत्तम मिश्रा का बयान। बोल रहे दिग्विजय सिंह को कि जब फिर से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए आसान निपटाना चाह रहे होंगे उनको। कमलनाथ जी क्या है कि पुराने खिलाड़ी हैं, ये भी पुराने हैं, तो वो एक जो उनपे छाप बार बार लग रही है उससे उनको तकलीफ तो होती है कि सरकार कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कोई और है। गुना छिंदवाड़ा में क्या बीजेपी तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा, नरोत्तम मिश्रा के बयान की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कमलनाथ दिग्विजय को निपटाना चाहते हैं, क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं? देखा जाए तो लगातार दिग्विजय सिंह के ऊपर बीजेपी इस लिहाज से टारगेट करती रही मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक तो बहुत लंबा कार्यकाल दिग्विजय सिंह का था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य के रूप में दिग्विजय सिंह को माना जाता है, और जितनी सर्जरी की बात की जाए प्रशासनिक तौर पर जो भी की गई है मध्य प्रदेश में, और जितने भी बदलाव किए गए उन सबके पीछे दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते थे। क्योंकि जो नौकरशाह दिग्विजय सिंह के वक्त पावरफुल हुआ करते थे या जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, उन नौकरशाहों को जो है कमलनाथ सरकार के वक्त भी तवज्जो दी गई। यही कारण था कि लगातार जो अंडर द कर्टन बातें निकलकर सामने आती रहीं, वो ये बातें थी क्या दिग्विजय मध्य प्रदेश के सुपर सीएम है, क्यों? उसके पीछे की कई वजह थी। क्योंकि जो दिग्विजय सिंह के वक्त के नौकरशाह थे वो एक तो पावरफुल हुए, दूसरा बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग की यदि बात की जाए तो दिग्विजय के जो है ओपिनियन लिए जाते रहे थे कमलनाथ सरकार में, और यही कारण थी कि विपक्ष ने सबसे ज्यादा यदि टारगेट किया तो वो था दिग्विजय सिंह को। और यही प्रोजेक्ट किया गया लगातार पिछले कुछ अर्सों में कि सरकार कमलनाथ नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, और कमलनाथ के कुछ ओएसडीज के नाम गिनाए गए। लेकिन इन सब के बीच में दिग्विजय चुनाव के पहले भी मुद्दा थे, चुनाव के बाद में भी मुद्दा है, और चुनाव के बाद में यदि मुद्दा है तो मध्य प्रदेश में होने वाली प्रशासनिक सर्जरियों को लेकर और विपक्षी नेताओं के द्वारा, खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा का अपना अंदाज है कहने के लिए कि वो संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे शिवराज सरकार में, तब भी वो इसी तरीके की बयानबाजी करते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि यदि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी नेता की स्वीकार्यता है तो वो दिग्विजय सिंह की, और कांग्रेस दिग्विजय सिंह को एक तरफ रख के मध्य प्रदेश में नहीं सोच सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस भी जितनी बड़ी बैठकें होती हैं, भले आला कमान बैठकें ना करे और दिग्विजय सिंह को तवज्जो ना दे, लेकिन स्थानीय स्तर पर यदि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और लगातार जितनी मैराथन बैठकें होती हैं, चाहे टिकट वितरण से जुड़ी हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश में पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी हुई हो, या प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हो, उनमें दिग्विजय सिंह को हमेशा लूप में रखा जाता है और उनको लूप में रख के ही फैसले लिए जा रहे हैं। यही कारण है कि दिग्विजय सुपर सीएम है। और टिकट वितरण को लेकर जो बात निकलकर सामने आई थी, कठिन सीट से इलेक्शन लड़ना चाहिए दिग्विजय सिंह को, तो उसको लेकर कमलनाथ ने ही साफ कर दिया था
और इसके पीछे की कई वजह है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जहां भी जा रहे थे खुद से रायशुमारियां कर रहे थे। हो सकता है एक पॉलिटिकल क्लास में एक मैसेंजर देने की जो प्रतिक्रिया होती है वही चीज निकलकर सामने आई है और वही मैसेज कमलनाथ ने दिग्विजय को दिया और दिग्विजय ने भी ट्विटर पर एक मैसेज पास आउट किया जो बताता है कि उनको लेकर जो मध्य प्रदेश में कॉन्स्पिरेंसी चल रही है या जो भी मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल क्लास में कांग्रेस के अंदर के जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें और हवा दी है, क्योंकि दिग्विजय जहां भी जाते हैं मध्य प्रदेश में वहां एक जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके से बयानबाजी कर देते हैं जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को उनके बयानबाजी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कोल्ड वॉर एक तरीके की चल रही है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस को नुकसान इसका हो सकता है अगर इस तरीके से बड़े नेताओं के बीच ही तल्खी देखने को मिलेगी। इसके नुकसान भी हैं और इसके फायदे भी हैं। एक तरफ देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का खेमा जो है अपने खेमे को स्ट्रांग करने के लिए और तेजी से जुटता है और यदि राजधानी भोपाल से जब से दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात आई है, क्योंकि जो टफेस्ट सीटों की बात है तो उसमें भोपाल भी शामिल है जहां से अरसे से भोपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना सांसद नहीं देखा है। तो सोशल मीडिया पे इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, खासतौर पे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्सर उन्होंने ये चीज देखी है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से कांग्रेस का सांसद नहीं देखा है। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर इस तरीके का कैंपेन प्लान किया, लेकिन पार्टी क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। और यदि दिग्विजय सिंह को टफेस्ट सीट से 8 पार्टी चुनाव लड़ाती है तो कल वही सवाल दिग्विजय सिंह कैंप के लोग कमलनाथ से भी पूछेंगे, वही सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पूछा जाएगा। तो ये सवाल आम है। कांग्रेस के गलियारों में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने की परंपरा कोई नई नहीं है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में सीधे तौर पे खुल के बोले जाते हैं, बातें कही जाती हैं। और जैसे ही कमलनाथ ने बात को आगे बढ़ाया वैसे ही कांग्रेस के अंदर परंपरागत जो दिग्विजय के विरोधी माने जाते रहे, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनकी बात का समर्थन करके इस पूरे मामले को और हवा दे दी। अब दिग्विजय कहां से लड़ते हैं, पार्टी उनको कहां से लड़ाना चाहती है, उन्होंने तो ट्विटर पे ये साफ कर दिया है कि मेरे नेता राहुल गांधी जहां से चाहेंगे वहां से मुझे लड़ा दें। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी उनको कहां से लड़ाती है और फिर क्या स्थितियां होती हैं ये देखना होगा। चले बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ये वाकई में देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर विपक्ष को मौका जरूर मिल गया है निशाना साधने का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एमपी चुनाव समिति की बैठक की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। सतना, इंदौर, खंडवा, जबलपुर सीट पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल। जी हां, इन चारों सीटों पर मौजूदा सांसदों को रिपीट किया जाएगा। शहडोल और बालाघाट में नए चेहरों को उतारने की तैयारी में है संगठन। शहडोल से ज्ञान सिंह और बालाघाट से बौद्ध सिंह भगत है वर्तमान सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो इन 4 सीट जो है वो फाइनल कर दी गई है, उम्मीदवारों के नाम जो है वो भी फाइनल हो गए हैं। ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक यहां पर चल रही थी और अब सतना, इंदौर, खंडवा, जबलपुर सीट पर प्रत्याशी जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। इन चारों सीटों पर मौजूदा जो सांसद हैं उनको ही रिपीट किया जाएगा, यानी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको सीटों पर मौजूदा जो सांसद हैं उनको ही रिपीट किया जाएगा, यानी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही यहां पर से दोबारा टिकट दिया जाएगा। और विवेक पटाइया इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब बताया जा रहा है नाम जो है वो फाइनलाइज किए गए हैं और कुछ जो सीटें हैं उन पर जो पहले से सिटिंग एमएलए थे उनको ही रिपीट किया जा रहा है। देखिए 29 लोकसभा क्षेत्रों में से अधिकतर जो सीट है उन पर एक एक नाम फाइनल करने की तैयारी पहले से थी और आज चुनाव समिति की बैठक जब सुबह शुरू हुई तो अधिकतर उन सीटों पर मंथन किया गया जहां पर सिंगल नाम है, जहां पर किसी प्रकार की कोई दूसरे नाम की संभावना नहीं है, जिसमें इंदौर, जबलपुर, सतना और खंडवा ये चारों सीटें ऐसी हैं जहां पर दूसरे नाम की संभावना कम है। और ऐसे में इन चारों सीटों पर जो है सिंगल नाम करने की कोशिश प्रदेश चुनाव समिति ने की है और इन चारों सीटों पर जो नाम अब लगभग तय हो गए हैं और इन्हीं नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को सिंगल नाम भेजा जाएगा। इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति का अधिकार है कि वो इन सीटों पर मोहर लगाती है या फिर इसमें कोई बदलाव करती है। अन्य यदि सीटों की बात करें तो फिलहाल बालाघाट और शहडोल जो 2 सीटें हैं यहाँ पर मौजूदा सांसद के टिकट कटने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जो चर्चा हुई है उसमें बालाघाट और शहडोल में जो प्रत्याशी जो है नया होगा, नया चेहरा होगा, वर्तमान सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश चुनाव समिति ने अभी तक यह तय किया है। आज पूरे 29 लोकसभा क्षेत्रों में प्रदेश चुनाव समिति जो है चर्चा करेगी, 29 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा करेगी और एक फाइनल जो लिस्ट तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जो है दिल्ली में 22 तारीख को होने वाली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की जो सिफारिश है वो लेकर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लेकर जाएंगे।
विवेक, यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए, जैसा कि हम विरोध लगातार देख रहे हैं, अब नाम भी फाइनलाइज यहाँ पर हो चुके हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही यहाँ पर से लड़ाया जाएगा, 4 सीटें जो बताई जा रही, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको उतारा जाएगा, खासकर इन 4 सीटों पर। निश्चित तौर पर जो चारों सीटें हैं, चाहे हम सुमित्रा महाजन की बात करें तो लगातार वो 8 बार से चुनाव जीत रही हैं और उनका टिकट जो है लगभग फाइनल है, उनको टिकट दिया जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि उम्र का जो क्राइटेरिया है वो टिकट वितरण में इस बार नहीं होगा, तो सुमित्रा महाजन का टिकट इस लिहाज से लगभग फाइनल है। नंद कुमार सिंह चौहान की बात करें तो वो एक जिताऊ प्रत्याशी है और कांग्रेस की तरफ से जो संभावित नाम है अरुण यादव, उनसे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो अर्चना चिटनीस को छोड़ दे तो किसी प्रकार का कोई विरोध वहां पर बीजेपी की तरफ से नहीं है, इसलिए नंद कुमार सिंह चौहान का लगभग नाम तय हो चुका है। राकेश सिंह जबलपुर से ही चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए जबलपुर से उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। और यदि सतना से बात करें तो गणेश सिंह सतना के सांसद है और बड़े नेता है सतना के, ऐसे में उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। तो ये 4 सीटें अभी तक जो है मंथन में निकल कर आई है, जिस पर सिंगल नाम प्रदेश चुनाव समिति ने तय कर लिया है। और अब जो 2 सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, नए चेहरों को लेकर पार्टी आएगी और उन पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर वो नए चेहरे कौन से होंगे। और आज लगभग नए चेहरों को नाम दिया जा रहा है, लेकिन पुराने चेहरों की अगर बात कर ली जाए, बड़े नेताओं की, खासकर कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को क्या संगठन तक सीमित रखा जाएगा या फिर उनकी उम्मीदवारी भी कहीं से पक्की बताई जा रही है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय पहले ही चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। उनको बंगाल का प्रभारी जब से बनाया गया है तब से वो बंगाल को लेकर काफी सक्रिय है और बंगाल में उनकी भूमिका जो है पार्टी बड़े रूप में देख रही है, इसलिए बंगाल की जीत जो है पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल के चुनाव तक किसी प्रकार की कोई बड़ी चुनावी जिम्मेदारी में लेकर नहीं आया जाएगा, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, ये पार्टी तय कर चुकी है और वो खुद कैलाश विजयवर्गीय ये बात कह चुके हैं, तभी सुमित्रा महाजन का नाम आगे आया है। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा से भी भेजने का रास्ता है, लेकिन फिलहाल जो है सुमित्रा महाजन का नाम लगभग तय है इंदौर से। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति की सिफारिश को केंद्रीय चुनाव समिति जो है मोहर लगाएगी, तब ये नाम फाइनल माने जाएंगे। लेकिन प्रदेश चुनाव समिति की अभी तक जो बैठक में जो मंथन हुआ है उसमें ये चारों नाम जो है लगभग फाइनल कर लिए गए, चारों सीटों पर लगभग प्रत्याशी जो है प्रदेश चुनाव समिति ने तय कर लिए हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं, बस आगे फाइनलाइज ये नाम और होने हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।